हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 23। क्वेश्चन बेटे गिवन है, सोनाली अपने मासिक वेतन के 15% का निवेश बीमा पॉलिसियों में करती है। वह अपने मासिक वेतन का 55% खरीदारी और घरेलू खर्चों पर करती है। वह बाकी 12,750 रुपये की बचत करती है। सोनाली की मासिक आय कितनी है? यहाँ देखिए बेटे, फ्रैक्शन में जो है यहाँ पे इनके जो निवेश हैं वो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली जो है 100 मान के सॉल्व कर देंगे, इजी बैठेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि सोनाली की मासिक आय 100 रुपये है। ठीक है बेटे, कह रहा उसका 15% वो बीमा पॉलिसियों में निवेश कर रही है, मतलब 100 का 15% 15 ही होता है। ठीक है, इसके बाद 15 रुपये उसने बीमा पॉलिसियों में कर दिया और बाकी जो अपने मासिक वेतन का, इसी मासिक वेतन का उसने 55% जो है वो उसने खरीदारी और घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया। तो 55 रुपये मान लीजिए उसने खरीदारी कर दी और घरेलू खर्चों पर खर्च कर दिए। फिर वो बाकी जो है 12,750 रुपये की बचत करती है। एक बात बताओ, 100 रुपये में से 15 रुपये और 55 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटे? 70 रुपये। तो अब उसके बचे कितने? तो 100 में से अगर मैं 70 घटा दूंगा तो बेटे हमारे बच गए 30 रुपये। तो सोनाली को 30 रुपये बचे हैं और उसकी बचत कितनी है बेटे? 12,750। तो इसके बचत के बराबर बचत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सोनाली की मासिक आय हमने क्या मानी थी, जो पूछ रहा है ये 100 मानी थी। तो एक बात बताओ, अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको तो बेटे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,750 बटे 30। तो 0 से 0 गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 आ गई एक की वैल्यू, इस एक की। अगर मैं यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल ली है ना, मासिक आय हम 100 मान के चल रहे थे, तो 200 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि 425 के साथ अगर आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 42,500 रुपये जो है हमारे क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे बेटे सोनाली की मासिक आय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे कह रहा है कि लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है। 5 सम संख्याएँ हैं, मतलब कि सम संख्या, इवन नंबर्स, इनका औसत 52 है। तो एक बात तो बताओ, अगर 5 संख्या लगातार हैं तो 1 2 3 4 5, तो अगर 5 सम संख्याएं हैं, हमें तो पता नहीं कौन सी संख्या है, बट उसने औसत बता दिया कितना है? 52 है। तो हमेशा ध्यान रखना, सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, जो संख्याएं होती हैं उनका औसत जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है हमेशा। ठीक है, तो बीच वाला नंबर, इसका औसत कितना दिया हुआ है? 52। तो 52 तो हमारा आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इससे बड़ी संख्या क्या होगी? सम संख्या है तो 54, इससे बड़ी क्या होगी? 56, इससे बड़ी, इससे देखो 52 से छोटी क्या होगी? यहाँ पे 50, और यहाँ पे सबसे छोटी क्या होगी? 48। कह रहा है कि बी और ई का गुणनफल क्या है? एक बार बताओ, ए तो ये हो गया, बी सी डी और ई, बी का और ई का गुणनफल बता रहा है, तो 50 की गुणा किससे करनी पड़ेगी मुझको? 56 से। हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो जीरो ऐसे ही रहेगा, 6 पंजे 30 का जीरो, कैरी 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 2800 का जो है हमारा गुणनफल आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 3,888 को एक संख्या के वर्ग से विभाजित कर प्राप्त उत्तर को 21 से गुणा करने पर प्राप्त अंतिम उत्तर 252 है। वह संख्या क्या है? ध्यान रखना बेटे, क्या कह रहा है कि 3,888 को एक संख्या के वर्ग से, तो संख्या तो हमें पता नहीं ना, तो मैंने मान लिया संख्या क्या है? x है। एक संख्या के वर्ग से विभाजित कर प्राप्त उत्तर को 221 से प्राप्त उत्तर को 21 से गुणा करने पर, भाई यहाँ पे अगर मैंने वर्ग करके मैंने इसको विभाजित कर दिया, तो यहाँ से अब जो भी उत्तर आएगा वो हमारा बेटे भागफल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे काटूंगा तो भागफल ही तो आएगा। तो भागफल की जो वैल्यू आएगी वो कह रहा है कि प्राप्त उत्तर को 21 से गुणा करना है। तो ये जो डिवाइड हो गया है इसको मुझको 21 से गुणा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना बेटे। ठीक है, अब कह रहा है कि जो अंतिम जो उत्तर आया है वो 252 आया, तो अंतिम उत्तर 252 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको डिवाइड भी कर दिया वर्ग करके संख्या के वर्ग से। ठीक है, इसके बाद 21 से गुणा कर दिया, जो इसका उत्तर आना था, तब जाके जो आखिरी उत्तर आएगा वो 252 के बराबर आएगा। ध्यान रखना बेटे। तो यह संख्या क्या है, उस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो 21 दूनी 21 से कम 21, 4 बचा, 21 दूनी 42। ठीक है, 12 आ गया। तो अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटे क्या हो जाएगी, अब ये 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3880 डिनोमिनेटर 12, तो 12 तिहाई 36, कितना बचा? 2, 12 दूनी 24। अब
फिर कितना बचा, 12×3=36, 2, 12×2=24, फिर 4 बचा। नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 12×3=36, ठीक है, 2 बचा, 28 हो जाएगा ये। हाँ, फिर 12×2=24, फिर 4 बचा, और 12×2=24, 12×3=36, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें बेटे, कहाँ दिक्कत आ रही है। 3888 है ये, 3888 है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बेटे, इसको सही कर लेना, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, टाइम कंज्यूम हुआ इसके लिए, सॉरी। तो 12×3=36, कितना बचा, 2, 12×2=24, फिर 4 बचा, 12×4=48, तो हमारा बेटा 324 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 324। तो एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 324 आ गई तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, इतनी वैल्यू तो आपको वैसे भी पता रहनी चाहिए, 8×8=64 होता है, ठीक है, और तो 8×8=64 होता है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 18 होगी, कितनी होगी, 18। तो इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा भी दिया हुआ था जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, ये जो है आपके जो कंपटीशन की जो बुक्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 पार्ट दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको जो है इसको ई पार्ट लिखा नहीं है। इसमें बेटे इसका आंसर आ जाएगा बेटे इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बगीचे में गुलाब और लिली का अनुपात 3:2 है, तो गुलाब और लिली की औसत संख्या 180 है, बगीचे में लिली की कितनी संख्या है, लिली फूल जो है कितने हैं बगीचे में। तो मान लीजिए गुलाब जी है और लिली एल है, इनका अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है गुलाब और लिली की औसत संख्या 180 है, तो अगर मैं गुलाब को और लिली को अगर इनका औसत निकालूँ तो बटे 2 बराबर कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। तो गुलाब प्लस लिली, तो ये 180 की 2 से गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा टोटल। तो टोटल 360 जो है गुलाब और लिली की संख्याएं निकल गई हैं, ठीक है, औसत संख्या से। तो ये हमारे लिए ईजी हो गया है, और ये टोटल हमारे फूल निकल गए, और यहाँ से 3 और 2 5 हो जाएंगे टोटल। तो 3, 2, 5 गुलाब और लिली की टोटल रेशो हो जाएगा 5 के बराबर टोटल फूल हो जाएंगे हमारे। तो एक बात बताओ, जब 5 के बराबर 360 है तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 1 के बराबर क्या हो गया, 72। तो लिली का कितना अनुपात है, 2 का, तो यहाँ पे 1 है तो 2 से गुना कर दूंगा ना बोथ साइड, तो हमारा लिली आ जाएगा टोटल। तो देखो बेटे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो लिली की जो फूल हैं वो टोटल कितने हैं, 144। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 दर्जन सेव और 8 दर्जन केले का दाम 1400 रुपये है, 15 दर्जन सेव और 20 दर्जन केले का दाम क्या होगा, इसको देखते हैं। 6 दर्जन सेव और 8 दर्जन केले का जो दाम है वो 1400 रुपये है, 15 दर्जन सेव और 20 दर्जन केले का दाम क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए 6 दर्जन सेव हैं, तो मुझे तो पता नहीं ना सेव कितने का है, तो मैंने मान लिया कि 6 दर्जन जो सेव हैं वो x रुपये पर दर्जन है, ठीक है। तो 6 दर्जन के कितने हो जाएंगे आपके, 6x हो जाएंगे, ठीक है। 6x जो है यहाँ से हमारे मतलब ये समझ लीजिए कि 6 दर्जन को मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 दर्जन की जो कीमत है वो x रुपये है, ठीक है। 1 दर्जन सेव की कीमत x रुपये है, तो 6 दर्जन की 6x हो जाएगी। ऐसे ही मैंने 1 दर्जन केले की कीमत मैंने कितना मान लिया, y रुपये, तो 8 दर्जन केले की कीमत क्या हो जाएगी, 8y, ठीक है बेटे। तो कह रहा है कि जो कुल दाम है इनका दोनों का मिला के वो 1400 रुपये के बराबर है, तो मैंने 1400 रुपये के बराबर दिखा दिया। अब क्या कहता है 15 दर्जन सेव और 20 दर्जन केले का दाम क्या होगा। एक बात बताओ, अगर ये 6 और 8 है तो क्या मैं 6 से 15 निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ तो ये क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ अगर मैं बोथ साइड, एक तो ये है हमारा इक्वल टू, यहाँ अगर मैं 2 से बोथ साइड अगर डिवाइड दे दूँ तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मैं डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटे 3x प्लस के यहाँ पे 4y, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड दे दूँ तो ये आ जाएगा बेटे 700, ठीक है। अब पूछ रहा था क्या कि 15 दर्जन सेव और 20 दर्जन केले का दाम क्या होगा। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 से बोथ साइड गुणा कर दूँ, ठीक है, तो देखो 3 पंजे 15 है, और 5 की जब 4 से कर दूंगा तो
5 चौक 20, तो 15 दर्जन सेब भी हो जाएंगे डायरेक्ट ही, और डायरेक्ट ही हमारा 20 दर्जन केले भी हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड ना करूँ तो क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो 5 3 जा 15x प्लस के 5 4 जा 20y, तो 15 दर्जन तुम्हारे क्या हो गए सेब, और 20 दर्जन केले का दोनों का जो रेट हो जाएगा ये हो जाएगा 5 7 35, 3500 रुपये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बेटे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉलेज ए और बी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। 50 विद्यार्थी कॉलेज ए में दाखिला लेते हैं और कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी थे? देखो बेटे क्वेश्चन में क्या कहता है, जो ए और बी में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 3:4 के अनुपात में है। तो मुझे तो पता नहीं है कितने कितने, मैंने मान लिया कॉलेज ए में और बी के अनुपात जो हैं वो टोटल जो विद्यार्थी हैं मैंने मान लिया कि 3x हैं, और बी में जो है वो 4x हैं। अब क्या कहता है कि 50 विद्यार्थी कॉलेज ए में दाखिला लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बेटे, इसको जो है ना उसमें ले लेते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में ले लेते हैं, भिन्न में ले लेते हैं। तो ये बेटे 3x बटे 4x हो जाएगा, 3x बटे 4x। तो अब एक बात ध्यान दो, कह रहा है कि कॉलेज जो ए में 50 विद्यार्थी और आ गए, तो अगर इसमें 50 विद्यार्थी ए में, ऊपर वाले में अगर 50 आ गए तो 50 जोड़ देंगे, तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या अपरिवर्तित, इसमें हमको कुछ नहीं जोड़ना है। तो अनुपात जो है हमारा, जो नया अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। तो ये 5/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी थे हमको फाइंड आउट करना है। पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ, जो भी आएगी वो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, बी की वैल्यू निकल जाएगी कितने विद्यार्थी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो 6 × 18, ठीक है। फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटे 6 × 5 = 30, तो 300 हो जाएगा बराबर। अब देखो बेटे ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 5 = 20x, तो ये हो जाएगा बेटे, देखो 6 × 18 x था, ध्यान रखना ये x को भूलना मत। तो ये 18x जो है ये आपका उस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 20 में से 18 जाएगा, ये बचेगा बेटे 2x बराबर 300। तो यहाँ देखो बेटे डायरेक्ट 150 टाइम में गायब हो जाएगा ये। तो इसके बाद हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 150। तो 150 x की वैल्यू है, और b के लिए पूछ रहा है कॉलेज बी में विद्यार्थी 4x के उसमें थे। तो अगर मैं इसकी 4 से गुणा कर दूँ, x की वैल्यू तो निकली पड़ी है पहले से ही 150, तो 4 से गुणा कर दूँ तो 150 चौका ये हो जाएगा बेटे 600। तो टोटल कॉलेज बी में जो विद्यार्थी थे वो कितने थे? 600। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? सबसे पहले बेटे आरोही और अवरोही समझ लेते हैं। आरोही क्रम होता है बेटे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत जो है 95 है। अभी मैंने इससे पहले एक सम संख्या वाला क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल उसी की तरह ये भी है। जब औसत की बात कर रहा है 5 विषम संख्याओं की, तो औसत हमेशा कौन सा नंबर होता है? बीच वाला नंबर। तो 95 तो हमारा पहले से ही आ गया। अब कह रहा है कि एक बात बताओ, जब ये 95 आ गया तो इसके ऊपर कौन सा औसत विषम संख्या हुई होगी? 97। इससे बड़ी कौन सी हुई होगी? 99। इससे छोटी कौन सी होगी बेटे? 93। और इससे छोटी कौन सी हुई होगी? 91। तो ये 97 है बेटे, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, कह रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो अवरोही क्रम में कह रहा है, वो ध्यान रखना, मतलब कि बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम इधर से हम गिनेंगे, ठीक है ना। तो चौथी संख्या कौन सी है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, और तीसरी यहाँ पे है, ठीक है, और चौथी। तो चौथी हमारी होगी संख्या बेटे 93। तो आपका आंसर हो जाएगा 93, जो इसमें से कोई नहीं आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि लतिका अपनी मासिक आय का 45% खाते पर खर्च करती है और मासिक आय का 30% परिवहन पर खर्च करती है, और शेष इतने रुपये की राशि वो बचत करती है। उसकी मासिक आय क्या है? इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो कि मैंने क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन में कोई खर्चा अगर उसका परसेंट अगर नहीं, मतलब अगर आता है तभी हम एक्स की वैल्यू मानते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम 100 मान के। मैंने मान लिया इसकी मासिक आय जो है 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर वो 45 रुपये जो है, 45% अगर वो खाते पे खर्च कर देती है और बाकी का 30% जो है परिवहन पे खर्च कर देती है, 30 रुपये परिवहन पे खर्च कर देती है, तो 40 और 30 कितना हो गया बेटे?
70 और 5 75 हो जाएंगे। तो यहाँ जो है टोटल पैसे जो है 75 रुपये तो उसने पहले खर्च ही कर दिए। बचत कितनी हुई उसकी बेटे 25 की। तो 25 के बराबर क्या हो जाएगी, वो बचत जो कर रही है वो 4500 के बराबर हो जाएगी। तो 4500। तो देखो बेटे डायरेक्ट ही मैं जो है एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4500 बटे 25, तो काटे बेटे देखो 25 से कम 25 कितना बचा 20, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, ठीक है। ठीक है बेटे, आपका बचेगा यहाँ पे 0, 180 आपका बच गया। कितना बच गया 180। तो 1 के बराबर अगर हमारा 180 है तो उसकी मैंने कितनी मान के चला था मासिक आय 100। तो अगर मैं 100 से बोथ साइड गुणा कर दूँ, ठीक है बेटे, तो यहाँ पे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी बेटे, ये 8 है, ये क्या है 180 था ना, ये 180 था ये। तो ये हो जाएगा बेटे इसकी मासिक आय जो है 18,000 रुपये थी, किसकी, लतिका की। ठीक है बेटे।